बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है। लाखों जानें कोरोना वायरस की जद में आई। कई लोगों ने अपने प्यारों को गंवा दिया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर मुल्क ने एहतियाती तदाबीर अपनाई और इन तदाबीर में से एक लॉकडाउन था, जिसका मकसद मुतासर लोगों से दूसरे लोगों को बचाना था। लेकिन लॉकडाउन के कुछ नुकसानात भी हुए। उनमें से एक नुकसान कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होना भी था। हमारी आज की हकीकत में कोरोना वायरस से मुआशी तौर पर तबाह होने वाले ताजिर से मुतालिक आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। हाँ बेटा, कॉलेज की पढ़ाई कैसी जा रही है? बाबा, पढ़ाई तो फर्स्ट क्लास जा रही है। सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है। इस बार भी आपको पोजीशन लेकर दिखाऊंगा। हर साल मेरा बेटा पोजीशन लेता है, इस साल पोजीशन क्यों नहीं लेगा? इंशाल्लाह पोजीशन लेगा, इंशाल्लाह। अच्छा बाबा, मैं बाजार जा रहा हूँ। असाइनमेंट बनाने के लिए कुछ चीज़ें लानी है। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। अच्छा बात सुनो, जल्दी आ जाना, रात का वक्त है। अच्छा बाबा, मैं यूँ गया और यूँ आया। जाओ बेटा। ठीक। नहीं साहब, वक्त का पता ही नहीं चला। हमारा बेटा भी कॉलेज जा रहा है और हमारी बेटी का रिश्ता भी तय हो गया। हाँ बेगम, ये कल की बात लगती है। तुम्हें याद है कि जब हमारे घर में साइमा बेटी पैदा हुई थी तो अल्लाह ताला ने जिस तरह मेरा बाजू पकड़ा था, मेरी सारी मुश्किलें आसान हो गई थी। सच कहा है किसी ने, औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जी, आपको याद है जब हमारा सैम बेटा पैदा हुआ था तो आपका 5 लाख का प्राइस बॉन्ड निकला था। सच है कि औलाद जो है अपना रिज्क साथ लेकर आती है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो रिज्क के डर से अपनी औलाद को मार देते हैं। पता नहीं उनके सीने में दिल होता है या पत्थर। छोड़ें इधर उधर के लोगों की बातें। अच्छा मुझे ये बताएं कि बेटी के जहेज की चीज़ों का क्या किया है और फर्नीचर का क्या बना है? ओ साइमा बेटी के जहेज का जो फर्नीचर है वो तो 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा और जेवरात जो हैं वो अगले हफ्ते मिल जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बड़ी उम्र है मेरी बेटी की। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। बेटी, तुम्हारे बाबा ने जहेज के फर्नीचर का भी कह दिया और कुछ चाहिए तो अपने बाबा को बता दो। बेटा, तुमने आज तक अपने मामा बाबा की हर बात मानी है। किसी बात से आज तक तुमने इनकार नहीं किया। और बेटा, ये जो मेरे पास जो कुछ भी है ना, ये मेरी बेटी के नसीबों का है। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बिला झिझक बता दो। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी आपने मेरी उम्मीद से बढ़कर मेरे लिए किया है। मुझे मेरे बाबा और मेरी प्यारी मामा की दुआएं चाहिए, बस। हाँ बेटा, जब तुम इस घर से चली जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। बाबा, आप भी ना बिला वजह ही तारीफ करते हैं मेरी। नहीं बेटा, मैं बिला वजह तारीफ नहीं करता। तुम हो ही तारीफ के काबिल। जिस तरह तुम यहाँ हमारी खिदमत कर रही हो, बेटा अपने ससुराल में जाकर उनकी भी इसी तरह खिदमत कर। बाबा, मामा ने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की है, आप बेफिक्र रहें। हाँ ये तो है बेटा, तुम्हारी मामा ने मेरे घर को और मेरी औलाद को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। चले चले बस करें, ज्यादा बाप बेटी मस्ती मत लगाए। 2 माह रह गए शादी में। क्या बात है, आज बहुत उदास लग रहे हैं। सब खैरियत तो है? सब खैर है यार, बस साइमा बेटी के बचपन के बारे में सोच। अच्छा जी, क्या सोच रहे थे? यही
कि जब हमारी बेटी साइमा पैदा हुई थी, हम उसे पहली बार अपने घर में लेकर आए थे। उसका पहली बार चलना, उसका पहली बार बोलना, उसका तोतली ज़बान में मुझे बाबा बाबा कहना और तुम्हें मामा मामा कहना। सोचता हूँ कि अब साइमा बेटी अपने ससुराल चली जाएगी तो हमारे दिल की क्या हालत होगी। हाँ जी, ये तो है, बस अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। जब हमारी बेटी साइमा की शादी हो जाएगी और हमारे बेटे साइम की तालीम मुकम्मल हो जाएगी, हम भी बहू ले आएंगे। नहीं जी, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी उसे अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाने दे। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि साइम जब अपनी तालीम मुकम्मल कर ले तो मेरे वाला कारोबार संभाल ले। ऐसा हो जाए तो बेहतर है, मगर वो तो कुछ और ही करना चाहता है। यार दुआ किया करो कि अल्लाह हमारे घर को किसी की नज़र ना लगाए। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अच्छा किया यार कि तू खुद आ गया, वरना मैंने खुद तेरे पास आ जाना। खैर है ना सब? हाँ यार खैर ही है। वो वैसे तेरी याद आ रही थी, एक दिन मुझे ख्याल आ रहा था कि वक्त कैसे बदलता है। अभी कल की बात लगती है कि तेरी दुकान पे हमारी मुलाकात हुई और वो मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और इतना अर्सा गुजरने के बाद यही दोस्ती हमारी रिश्तेदारी में बदल गई यार। हाँ यार काशिफ, यार ये सब तकदीर के फैसले होते हैं। बिल्कुल सही है। बंदा सोचता कुछ है और अल्लाह कुछ और ही चाल चल रहा होता है। यार वो मैं तुझसे इसलिए भी मिलना चाह रहा था कि तुझे तो पता है कि तू है बेटी का बाप और मैं हूँ बेटे का बाप। मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि तू बेटी के जहेज़ के लिए सोचता होगा और परेशान होगा। यार फिक्र तो होती है ना बाप को एक बेटी के मामलात में। हाँ बस इसी सिलसिले में मिलना चाह रहा था कि तू जहेज़ की फ़िक्र करना छोड़ दे। अपना कारोबार है, ठीक चल रहा है और मेरा बेटा भी तो मेरे कारोबार में साथ है। काशिफ यार तू क्या कहना चाह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम जहेज़ नहीं लेंगे और ना मेरी कोई डिमांड है। देखना तूने अपनी बेटी को अच्छी तालीम और तरबियत दी है, पढ़ाया लिखाया, हमारे लिए यही काफ़ी है और मेरा बेटा भी यही कहता है कि हमने जहेज़ नहीं लेना। यार काशिफ तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मेरी बेटी के बारे में सोचा, लेकिन एक बाप अपनी बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं ना कर सकता। अच्छा पक्की बात है ना, तू परेशान तो नहीं है? पक्की बात है यार, जो बेटी अपने बाप का हर हुक्म मानती हो, बाप का भी दिल करता है कि वो अपना सब कुछ अपनी बेटी पर निछावर कर दे। हाँ यार बेटियां चीज़ ही ऐसी हैं, लेकिन तू फिक्रमंद बिल्कुल ना हो, मैं उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। नईम एक दरमियाने तबके का ताजिर था। उसने अपनी बीवी बच्चों की हर मुमकिन ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की और अब नईम की बेटी साइमा अपने घर रुखसत होने वाली थी। नईम ने अपनी बेटी साइमा का रिश्ता अपने करीबी दोस्त काशिफ के बेटे से तय किया। पूरा घर शादी की तैयारियों में मसरूफ था। फिर अचानक नईम और उसके घर वालों की खुशियां कैसे मान पड़ गई, आप भी जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि नईम अपनी बीवी बच्चों के साथ एक सादा और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। नईम ने अपनी इकलौती बेटी साइमा का रिश्ता अपने करीबी दोस्त काशिफ के बेटे से तय किया था। सारे घर वाले शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। फिर अचानक नईम और उसके घर वालों पर क्या मुसीबत आन पड़ी। नईम ने हालात का मुकाबला कैसे किया और क्या नईम के बिगड़ते हालात देखकर काशिफ नईम की दोस्ती से मुंह फेरने वाला था? जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। क्या बात है, आपने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? क्या सही नहीं बना? नहीं बेगम, ऐसी बात नहीं है, बस दिल नहीं कर रहा।
आप मुझे परेशान लग रहे हैं। यार मैं कोरोना वायरस की वजह से परेशान हूँ। कारोबार भी बंद है, रिकवरी भी नहीं हो रही, और शादी हाल्स पर भी 2 माह के लिए पाबंदी लग गई है। मैं सोच रहा हूँ कि 1 माह के बाद मेरी बेटी साइमा की शादी है, वो भी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा था ना कि जिन लोगों से आपने पैसे लेने हैं ले ले, मगर आपने मेरी बात मानी ही नहीं। यार मुझे क्या पता था कि कोरोना आ जाएगा। जिन लोगों से मैंने पैसे लेने हैं उन बेचारों का भी कारोबार मेरी तरह बंद पड़ा है। आप परेशान ना हो, ये कोरोना जल्दी खत्म हो जाएगा। यार अगर 1 माह के बाद लॉकडाउन खुलता भी है तो हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? आप परेशान ना हो, आप अपने दोस्त काशिफ से बात करके देखें कि वो शादी के बारे में क्या कहते हैं। हाँ ये बात तो ठीक है। यार मैं इस कोरोना की वजह से बहुत परेशान हूँ। अगर ये ज़्यादा अरसा रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अल्लाह खैर करे, हम कोरोना के अजाब से जल्द निकल जाएंगे। मेरे दोनों बच्चे किधर हैं? तो नाश्ता किया उन्होंने? अभी दोनों सो रहे हैं। बोर हो गए हैं मेरे बच्चे घर में रहते हुए। 1 हफ्ता हो गया है लॉकडाउन लगे हुए। जी अल्लाह इस कोरोना से सबको बचा के रखे। लोग कह रहे हैं यार कि ये कोरोना वायरस 1 साल रहेगा। अगर ऐसा हो गया तो हम तो अपने घर का राशन भी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कर सकते, पूरी दुनिया इस बीमारी में मुब्तला है। अल्लाह ही है इस बीमारी को ख़त्म करे। अच्छा यार तुमने एक काम करना, मेरे बच्चों को मेरी परेशानी के बारे में नहीं बताना, वरना वो भी बिला वजह अफसरदा हो जाएंगे। आप परेशान ना हो, ये सारे मामलात मुझ पे छोड़ दें और आप अपने दोस्त काशिफ से जाके बात करें शादी की। आज शाम को जाऊंगा फिर मैं उसके घर। अच्छा यार, और सुना क्या हाल है? यार हाल का क्या बताऊं, कोरोना ने तो सबका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हाँ यार, लॉकडाउन की वजह से तो मैं भी बड़ा परेशान हूँ। एक तो सारा कारोबार बंद है और उस पर तुर रहा ये है कि तेरी भाभी और बच्चे गए थे अपनी नानी के, उधर से लग गया लॉकडाउन। अब वो वहाँ फंसे हुए और मैं अकेला इधर फंसा हुआ यार। ओहो, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है यार। वैसी परेशानी की बात है यार। तू सुना, घर में सब तरह खैरियत है ना? बस अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। बस लॉकडाउन खुलने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उस साइम का सेमेस्टर भी ख़त्म होने वाला था, यूनिवर्सिटी भी बंद है। मुझे डर है कि कहीं मेरे बेटे का साल ज़ाया ना हो जाए। और कुछ नहीं होता यार, सब ठीक हो जाएगा, परेशानी की क्या बात? यार काशिफ, मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपनी बेटी की सता रही है। क्यों, क्या हुआ बेटी को? काशिफ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम बेटी की शादी की तारीख बढ़ा ना दे। तो यार इतना डर के क्यों बात कर रहा है? बल्कि तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं ये बात तुझसे पहले करना चाह रहा था, लेकिन मेरे अंदर ये डर था कि मैं तुझसे कहूँ कि तारीख आगे बढ़ा लें, तू बेटी का बाप है, तेरे दिल में कोई शक शुबा पैदा हो, इसलिए मैंने ये बात नहीं की। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तूने खुद ये बात मुझसे कर ली। यार हो तो तेरे जैसा, शुक्र है कि तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म कर दी। अच्छा यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब आगे करना क्या है। लोगों ने महंगाई आसमान पे चढ़ा दी है, कारोबार बंद पड़े, बैठे बैठे दुकान का किराया सर पे चढ़। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा यार काशिफ कि मैं क्या करूं, हर बंदा परेशान है। यार मैं तो कहता हूँ कि अगर यही हालात रहे ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरा भी यही हाल है यार। बस वो लोग खुश हैं जो किसी सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। यार मेरी बात सुन, तू अपने बेटे को ना कारोबार ना कराए, उसे कह कि वो पढ़े और CSS करे और कहीं अच्छी जगह पे जॉब करे। कहता तो ठीक है।
अब बंद करो इस टीवी को। 3 माह से ये लोग डराए जा रहे हैं, कोरोना की वजह से इतने लोग मुतासर हो गए। कोई अच्छी खबर नहीं है इनके पास। बंद करो इसे। क्या करें नईम साहब, 3 माह घर रह के वैसे भी दिमाग खराब हो गया। यार मैं तो खुद परेशान हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं दुकान खाली करूं। वो क्यों बाबा, आप दुकान क्यों खाली करना चाहते हैं? बेटी, मैं तुम लोगों को बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूं कि मैं तुम लोगों को सारी बात बताऊं। 3 माह से दुकान बंद है। दुकान का 1.5 लाख रुपया किराया मेरे पे चढ़ गया है। अब मेरी जेब इतनी इजाज़त नहीं देती कि मैं मज़ीद किराया जो है अपने ऊपर चढ़ा लूँ। कर्ज चढ़ता जा रहा है मेरे पे। तो जिन लोगों से आपने लेने थे वो क्या कहते हैं? उन बेचारों का भी यही हाल है यार। आधी मार्केट तो किरायों की वजह से ही खाली हो चुकी है। मगर हुकूमत ने तो कहा था कि किराएदारों को कोरोना की वजह से किराए के लिए तंग नहीं किया जाएगा। हाँ, हुकूमत ने तो कहा था, मगर ये दुकानों के मालिक किराएदारों की मजबूरियों को नहीं समझते। तो बाबा, अगर आप दुकान खाली करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो बाबा फिर कोरोना के बाद अगर आपको दुकान ना मिली तो फिर क्या करेंगे? वो तो आपकी पुरानी दुकान है। दोबारा कहीं कारोबार सेट करने में वक्त तो बहुत लगता है। अगर ये लॉकडाउन ख़त्म ना हुआ तो 3 माह का मज़ीद किराया मेरे पे चढ़ जाएगा। फिर वो मैं 3 माह का किराया कहाँ से अदा करूँगा? और बाबा, आप परेशान मत हो, हम सब आपके साथ खड़े हैं। अगर एक वक्त का खाना भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, क्यों बहना? जी बाबा, साइम बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम सब आपके साथ हैं। शुक्रिया मेरे बच्चों, बस दुआ करो। पहले ही इस कोरोना की वजह से मेरी बेटी की शादी में ताख़ीर हो गई है। मेरे बच्चे का सेमेस्टर लेट हो गया है और ऊपर से मेरे पे कर्ज भी चढ़ गया है। घर में राशन की किल्लत भी हो गई है बेटा। अरे बाबा, कुछ नहीं होता। इंसानों की जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं, हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। नईम साहब, मैं आपके साथ हूँ और हर मुश्किल में आप मुझे अपने साथ साबित कदम पाएंगे। यार पता नहीं कब कारोबार के हालात ठीक हो गए। अरे रो क्यों रहे हैं? तुम लोगों के साथ ने मुझे रुला दिया है। शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसी औलाद दी है बेटा। बेगम, अगर अब भी हालात ठीक न हुए तो वो मैं दुकान खाली कर दूंगा। मुझसे हर माह 50,000 रुपया किराया नहीं दिया जाता। जैसे आपकी मर्जी, हम सब आपके साथ हैं। कोरोना वायरस में लॉकडाउन ने नईम और काशिफ के कारोबार को शदीद मुतासर किया था। 3 माह के अरसे में नईम के सर पर दुकान का किराया चढ़ गया और वो पैसे जो नईम ने दूसरे ताजरों से वापस लेने थे उनकी अदायगी भी रुक गई। हत्ता कि नईम खुद कर्ज के बोझ तले दब रहा था। अब देखना यह है कि मौशी मुश्किलात में नईम के घर वाले और दोस्त कब तक उसका साथ देते हैं और लॉकडाउन खत्म होने के बाद नईम का कारोबार मुस्तहकम होने में कितना वक्त लगेगा, ये सब हम देख पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे कि हमने ब्रेक से पहले देखा कि नईम, जो कि एक मुतवस्सित तबके का ताजिर था, कोरोना वायरस में लॉकडाउन की वजह से उसका कारोबार बंद हो गया। नईम का दोस्त काशिफ भी एक कारोबारी आदमी था, लिहाजा काशिफ भी शशोपंच का शिकार था। अब देखना यह है कि नईम मौशी हालात की तंगी में गुजारा करने के लिए किन चीज़ों का सहारा लेता है और क्या काशिफ अपने दोस्त नईम की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करेगा भी या नहीं। और कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद जब कारोबार दोबारा खुलेंगे
तो क्या नईम और काशिफ अपना कर्ज उतार पाएंगे? आइए देखते हैं। यार नईम, शुक्र है अल्लाह का कि हम ताजरों को दुकानें खोलने की इजाज़त मिली है, वरना तो बहुत बुरे हालात से गुजरे हैं हम लोग। यार ऐसे वैसे बुरे हालात से गुजरे, वैसे इस लॉकडाउन ने ना ताजरों को तो कमर तोड़ के रख दी, और अब हालात भी वैसे नहीं रहे, ना कारोबार ऐसे रहे हैं कि जिससे खराजात पूरे हो सके। हाँ यार काशिफ, कम से कम संभलने में 6 माह लगेंगे, और वो भी इस सूरत में कि अगर लॉकडाउन दोबारा ना लगा तो। हाँ यार, वैसे नहीं कितना कुछ सोचा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, और मुझे नहीं लगता कि इस साल हम कोई कारोबार शुरू कर सकेंगे। और मुझे तो ये फिक्र है यार कि बच्चों की शादी भी लेट हो रही है। यार मैं सोच रहा हूँ कि कोई आर्जी तौर पर काम कर लें, कम से कम ये कर्ज का बोझ तो उतरे ना। और यार हम कर भी क्या सकते हैं, आज आगे एक दुकान ही तो है, और उसका भी चौथा किराया सर पे है, और जो पिछले थे वो भी अभी आधे रहते हैं। हाँ यार, वो दुकान के मालकान भी क्या करें, 4 माह तो उन्होंने हमारा साथ दिया है ना। अच्छा ये बता कि क्या काम करने का सोचे? यार बकरा ईद आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि 10-12 बकरे लाकर बेचूं, कम से कम 1-2 लाख रुपया तो मुनाफा होगा, उससे दुकान का कर्जा तो उतरेगा ना। हाँ यार, ये आइडिया तो तेरा अच्छा है। अब तू ये मालूम कर कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होती है और कितना मुनाफा होता है। मैं पता करता हूँ। इस वक्त 1-1 रुपये की ज़रूरत है यार। बेटी की शादी के लिए जो मैंने पैसे रखे थे वो तो लॉकडाउन में खर्च हो चुके हैं। लेकिन एक बात है यार, ये काम ना तुझे अकेले ही करना होगा। वो क्यों भाई? यार इसलिए कि मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है भाई। देख यार, करना है तो मेरे साथ कर ले, पैसे आधे आधे कर लेंगे यार। ओ नहीं यार नहीं, वो मिल के नहीं करना, इस बात को छोड़। तू बकरों का कारोबार कर और मैं कुछ और सोचता हूँ जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट कम हो यार। अच्छा छोड़, मेरा एक व्यापारी दोस्त है, मैं उसका तो देता हूँ नंबर, तू उससे बात कर, ठीक है? हाँ अच्छा, दे दे मुझे नंबर। हाँ नंबर ले ले। क्या नंबर है, लिखवा मुझे। हाँ चलें, ठीक है। आज जल्दी मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। किससे मुलाकात करने की बात कर रहे हैं? यार व्यापारी है बकरों का, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पैसे लगा के बकरे खरीदूं और उन बकरों को बकरा ईद पर बेच दूं। व्यापारी भी कह रहा है कि 15 बकरों में मुझे 1.5 लाख रुपया बचेगा। इससे ये होगा कि मेरी दुकान का किराया भी उतर जाएगा और हमारा संकट भी सीधा हो जाएगा। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन बकरे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? यार कुछ बंदों से पैसे लेने हैं, वो ले लेंगे। और फिर ये मैं सोच रहा हूँ कि वो साइमा बेटी का जो जेवर बना के रखा हुआ है वो बेच देंगे, ईद के बाद दोबारा जेवर बनवा लेंगे। मैं तो कहती हूँ जेवरात जो बने हैं उनको बने रहने दे, कोई और तरकीब सोचते हैं। बात तो ठीक है यार, लेकिन और क्या करें? आप ऐसा करें, गाड़ी बेच दें, इनसे जो पैसे आएंगे वो आप बकरे ले लें। हाँ ये ठीक है, गाड़ी ही बेचनी पड़ेगी। दुआ करो यार ये कर्ज उतर जाए। इंशाल्लाह उतर जाएगा। चलिए मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। हाँ जल्दी से नाश्ता बना के लाओ। यार अगर मैं 15 बकरे लूँ और एक बकरा मुझे 25,000 का पड़े जो कि कुर्बानी के काबिल हो, तो 3,75,000 इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर मैं गाड़ी बेच देता हूँ तो बिकेगी तकरीबन 10 लाख, और 10 लाख की बकरों में इन्वेस्टमेंट करूं तो 40 बकरे आएंगे। और एक बकरा अगर मुझे 5,000 का मुनाफा भी देकर जाता है तो 10 लाख लगाने पे बचेंगे 2 लाख। ये अच्छा है,
एक हफ्ते में 10 लाख इन्वेस्ट करूं और 2 लाख का मुनाफा कमाकर दुकान के किराए वाला कर्ज उतार और गाड़ी भी दोबारा वापस ले लूं। मैं अपनी कोई चीज़ भी नहीं गंवाऊंगा और मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। जिन लोगों से मैंने पैसे लेने हैं वो तंग नहीं होंगे। इन बेचारों के हालात भी ठीक नहीं हैं। ये बकरों वाला काम ठीक है। हाँ भाई कैसर, क्या सोच रहा है मेरे यार? क्या सोचना है यार, बड़े दिन हो गए हैं, कोई लंबा हाथ ही नहीं मारा। अब तो जिस्म भी ठंडा ही पड़ गया है। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। अब तो जेब भी खाली होने वाली है। अगर अब भी हमने कोई शिकार ना किया तो आने वाले हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। तू सही कहता है दोस्त। ये कोरोना की वजह से हमने पहले ही बड़े कम शिकार किए हैं और तुझे पता है जगह जगह पे तो नाके लगे हुए हैं। हाँ कैसर, तुझे पता है कि एक बार तो हम मौत के मुंह से बचकर निकले थे यार। ये पुलिस वाले भी हम जैसे डाकुओं को सीधा फायर ही मारते हैं। और यार कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो यार मेरी बीवी तो अकेली रह जाएगी। और घबराना मेरे दोस्त, अगर तू मर भी गया ना तो तेरी बीवी से शादी मैं करूँगा। ओए, क्या बकवास कर रहा तू? गुस्सा ही कर गया। कोई ऐसे मजाक कर रहा था यार। अच्छा तू कहता है तो नहीं करता मजाक। यार तुझे कितनी बार समझाया कि मेरे साथ ऐसा मजाक ना किया कर। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घोड़े की लगाम छूट जाए और तू ऊपर पहुंच जाए। ओए अच्छा नहीं करता, तेरी बीवी मेरी भाभी है। अच्छा चल अपना मूड ठीक कर और काम की बात कर। बता फिर इस बार शिकार कहाँ और कैसे खेलना है? ये तो जंगल की झाड़ियाँ देख के बता सकता हूँ कि शिकार कब और कहाँ करना है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के गैर हतमी खात्मे के बाद नईम का कारोबार दोबारा शुरू तो हो गया, मगर कारोबार मौशी तौर पर तबाह हो चुका था। नईम ने 3 माह से दुकान का किराया अदा नहीं किया था और लॉकडाउन के बाद मौशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए उसे वक्त दरकार था। सो नईम ने अपने दोस्त काशिफ से साइड बिजनेस करने के हवाले से मशवरा किया और ईद उल अज़हा में बकरे खरीद कर बेचने का मंसूबा बनाया, जिसके जरिए नईम अपने ऊपर से कर्ज के बोझ को उतार सकता था। दूसरी जानिब एहसन और कैसर जैसे सफाक डाकू थे जो कि लोगों का माल लूटकर जिंदगी गुजार रहे थे। अब देखना यह है कि नईम अपने आर्जी कारोबार में किस हद तक कामयाब होगा, साथ ही साथ एहसन और कैसर का अंजाम क्या होगा, ये सब आप भी जान पाएंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के गैर हतमी खात्मे के बाद नईम ने अपना कारोबार दोबारा शुरू तो कर लिया, मगर उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। कारोबार को मुस्तहकम करने के लिए नईम को वक्त दरकार था, जिसके लिए नईम के पास गुंजाइश नहीं थी। नईम ने जिन लोगों से पैसे वापस लेने थे वो भी ऐसे ही मौशी हालात से दो चार थे। इसीलिए नईम ने उनसे पैसों की वापसी का तकाजा करने के बजाय आर्जी तौर पर नया कारोबार करने का सोचा। नईम ईद उल अज़हा पर बकरे लाकर बेचना चाहता था ताकि उस पर कर्ज का बोझ खत्म हो सके। अब देखना यह है कि नईम का आर्जी तौर पर किया जाने वाला कारोबार उसे कहां लेकर जाता है। जानने के लिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान दुम्बे बेचने हैं? हाँ जी, बेचने के लिए खड़ा हूँ जी। कितने का ये जी ये दुम्बा जो है ना, ये है, देखे पहले इसको देखे ना। चेक करो जरा। 35,000 रुपया दे दे जी इसका। दोंदा है, दोंदा, और गोश्त भी इसका बहुत अच्छा निकलेगा। भाई दुम्बा तेरा तो तगड़ा है भाई, मगर कीमत बहुत ज्यादा है।
हाँ भाई, पैसे कुछ कम करो, ये 35,000 रुपया तो बहुत ज़्यादा है। नहीं साहब, इससे कम में वारे में नहीं। ओ आओ भाई चले। इस भाई की तो दुम्बा बेचने की नीयत ही नहीं है। इसकी सुई तो 35,000 रुपये पे अड़ी हुई है। हाँ ठीक है, चलो चलें। ओए आओ भाई चलें। नहीं साहब, आ जाएं। ओए अपना रेट तो बताएं, फिर बात भी हो जाएगी। ओ भाई, अगर हमारे रेट पे दे दोगे तो ठीक है, वरना हमारा टाइम ज़ाया ना करो। आप क्या दाम लगाते हैं जी? देखो भाई, मेरे ख्याल के मुताबिक ये दुम्बा 25 से ज़्यादा नहीं है। नहीं साहब, 25 बहुत कम है। आपने अगर लेना है ना, हाँ। तो 30,000 रुपया दे दें। इससे ज़्यादा की मेरे पास गुंजाइश नहीं है। आगे आगे आपकी मर्जी। ओ भाई, तुम्हें पता भी है आजकल कोरोना चल रहा है, आम आदमी के पास इतने पैसे ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो कम करो। साहब जी, ये कोरोना ने ना बड़ों बड़ों की कमर तोड़ दी है। आप ऐसा करें, 28 देते हैं तो ठीक है, ले जाएं। ठीक है भाई, हम तुम्हें 28,000 रुपये देते हैं। मगर एक बात तो बताओ, शक्कर से तो तुम ये दुम्बों के व्यापारी तो नहीं लगते? कहीं ये दुम्बे चोरी के तो नहीं हैं? नहीं साहब, मैं व्यापारी नहीं हूँ। मैंने तो ये 40 दुम्बे खरीदे थे। मैं तो कपड़े का कारोबार करता हूँ। कोरोना वायरस की वजह से मेरा कारोबार नहीं था, तो ये मैंने दुम्बे खरीद लिए और ये बेच दिए। अब ये सारे बिक गए हैं, एक रह गया, आप ये ले लें। एक बात तो बताओ, ये 40 दुम्बे बेच के तुम्हें कितना को मुनाफा हो गया है? यही कोई 2 लाख से ऊपर। अगर अच्छा कोई गाहक मिल जाए तो अच्छा मुनाफा दे जाता है। इससे कम मुनाफे पे मैं बेचता ही नहीं। चलो कैसर, इसे पैसे दो और ये दुम्बा पकड़ लो। साहब, ये तो 20,000 रुपया है। हमारी तो 28 में बात हुई थी। और भाई, ये 20 है, 8,000 रुपये बाकी है ना। ये पास ही हमारा घर है, 8,000 रुपये तुम्हें घर जाते ही दे देंगे। आ जाओ, अब तो तुमने वैसे भी सारे दुम्बे बेच दिए हैं। आओ मेरे साथ। चलें जी। आ जाओ। रोको। क्या हुआ साहब? चलो भाई, बैग हमारे वाले कर दे। नहीं साहब, भाई ये बैग आपको नहीं दूंगा। तुम्हें पैसे अजीज हैं या अपनी जान? साहब, मेरी बेटी की शादी है। अगर मैंने ये पैसों वाला बैग आपको दे दिया तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, फिर मैं जी नहीं पाऊंगा साहब। अरे तू अपनी बेटी की फिक्र ना कर, तेरी बेटी से शादी मैं कर लूंगा। अपनी जबान को लगाम दो, तुम्हारे घर में भी माँ बेटी होगी। इसके सामने मौत खड़ी है और गैरत की बातें करता है। चलो शाबाश, बैग हमारे वाले कर दो। इसकी जेब से कुछ पैसे और शनासी का निकला है। तो इसके
जिस्म और कपड़ों पर बकरे के बाल हैं। यानी कि ये कोई व्यापारी है और सर इसे भागते हुए मारा गया है। मतलब इसे डाकुओं ने कत्ल किया और यकीनन पैसे लूटकर फरार हो गए हैं ये डाकू। आदिल, इसके शनाख्ती कार्ड से एड्रेस नोट करो और इसके घर वालों को इतला दो। जी सर। और इस जगह के आसपास जितने भी सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं चेक करो। यहाँ करीबी जो मंडी है वहाँ जाओ और पता करो कि ये शख्स कब से यहाँ पर था और इसके कत्ल के दौरान किसी ने अगर कातलों को देखा हो तो वो भी पता लगाओ। पोस्टमार्टम के बाद लाश इसके बुरसा के हवाले करो। जी सर। सर ये मोबाइल इस लाश के पास से मिला। इस मोबाइल से हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। इसे भी फ्रांसी के लिए भिजवाओ। किसने मारा आपको? किसने मारा? मैं क्यों नहीं मर गई? मामा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोले मामा। मैंने पापा से कहा भी था कि मैं आपके साथ चले जाता हूँ, लेकिन नहीं माने। कहते हैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और नहीं आए। मेरा तो एक ही मुखलिस दोस्त था, वो भी नहीं रहा। अब मैं अपने दुख से किसके साथ बांटा करूंगा? जाने से पहले मेरी बेटी को रुखसत कर जाते। अब मेरी बेटी का कौन रुखसत करेगा? ना रो मेरा बेटा, मैं हूं ना तुम्हारा बाप। मैं अपने दोस्त से किया वादा जरूर निभाऊंगा। मैं तुम्हें अपने घर की इज्जत जरूर बनाऊंगा मेरी बेटी। साहब हम डाकू हैं। सर झूठ बोलता है। डाकू तो ऐसे खुद को बताता है जैसे डाकू होना बहुत फख्र की बात है। तुम दोनों को तो मैं बहुत अरसे से ढूंढ रहा था। सैकड़ों वारदातों में मुलव्वस हो तुम दोनों। तो साहब जी हम वो नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है सरकार। गलतफहमी तुम्हारी तो मैं दूर करूंगा कि तुम लोग कभी कानून के हाथ नहीं आ सकते। साहब जी गलती हो गई है, माफ कर दे। माफी तुम्हें मिल जाएगी, मगर मुझसे नहीं, अपनी जिंदगी से। तुम दोनों का तो मैं वो हासिल करूंगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से पनाह मांगेगी कि मुझे इस गंदे जिस्म से छुटकारा दे दो। फांसी के लिए अपने गले की मालिश करना शुरू कर दो। अब जल्द ही तुम्हें ऊपर जाके हिसाब देना होगा। नाज़रीन, इंसान अपने मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए कितनी कोशिशें करता है। जायज़ और हक हलाल तरीके से पैसे कमाने वाला इंसान अल्लाह का दोस्त होता है, मगर हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे सफ़ाक, बदसूरत और शैतान दरिंदे भी मौजूद हैं जो कि दूसरे लोगों की जायज़ कमाई पर डाका डालते हैं और उन्हें ज़रा भी नदामत का एहसास नहीं होता। ऐसा ही कुछ नईम के साथ हुआ, जो कि अपने मुआशी हालात को बेहतर करने के करीब पहुंच गया था, मगर एहसन और कैसर जैसे बददिल डाकुओं ने नईम की हक हलाल की कमाई पर डाका डाल दिया। खौफ के यूं बीज हम बोने लगे, कोई दस्तक दे तो घर रोने लगे। यानी आम आदमी खौफ व हरास के इस माहौल से इस कदर डर गया है कि उसे कोई आदमी काबिल एतबार नज़र ही नहीं आता। मगर फिर भी मैं यही कहूँगी कि हमें हौसले से काम लेना होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। जो बुरा करेगा उसका अंजाम भी बुरा ही होगा, और जो अच्छाई करेगा अल्लाह अच्छाई को कभी रद्द नहीं करता। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुराइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहें। मिलेंगे एक और हकीकत के साथ, तब तक के लिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।